जरा सोचिए, अगर कोई अपने परिवार का इतिहास खंगाल रहा हो, सालों की मेहनत के बाद वंशावली के दस्तावेजों से अचानक ये पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा करुणा और शांति का प्रतीक माना जाने वाला ऐतिहासिक व्यक्तित्व सीधे तौर पर उनके अपने सगे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस सच्चाई को तुरंत और बहुत गर्व के साथ अपना लेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उसी परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ठोस ऐतिहासिक सच्चाई को ही नकार दे और उसकी जगह एक ऐसे राजा को अपना पुश्तैनी आधार मान ले जिसके जन्म की कहानी ये कहती है कि वो किसी की जोर से छींकने से पैदा हुआ था। ये सुनने में तो किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन देखिए, जब हम पहचान, इतिहास और आस्था के टकराव की बात करते हैं ना, तो इंसानी मनोविज्ञान अक्सर ऐसे ही चौंकाने वाले रास्ते चुनता है। हाँ, लोग अक्सर उन चीजों पर यकीन करना ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें एक खास तरह का पौराणिक या जादुई रुतबा देती हैं, बजाय उन तथ्यों के जो जमीन पर सच में मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। भारत के कोढ़ी समाज के इतिहास और उनकी पहचान से जुड़े ये जो दस्तावेज हैं हमारे पास, हाँ, इनमें कई विचारोत्तेजक लेख हैं, तार्किक विश्लेषण है और यहाँ तक कि इस समुदाय के इतिहास पर लिखी गई किताबों के मुख्य पृष्ठों की तस्वीरें भी शामिल हैं। इन सभी स्रोतों के भीतर एक बहुत ही गहरी वैचारिक बहस चल रही है। और वो बहस का मुख्य प्रश्न ये है कि कोढ़ी समाज का वास्तविक आदर्श आखिर किसे होना चाहिए, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित गौतम बुद्ध को या फिर पौराणिक कथाओं में दर्ज पात्र मानधाता को। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन इस चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी समझती हूँ। जी बिल्कुल, ये स्पष्टीकरण बहुत अहम है। आज के हमारे इस संवाद का मकसद किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल उन तर्कों और दावों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करना है जो हमारे सामने इन दस्तावेजों में रखे गए हैं। बिल्कुल, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक तरफ जमीन में दबे पुरातात्विक साक्ष्य हों और दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही मौखिक मान्यताएं, तो कोई समाज अपनी दिशा कैसे तय करता है। हाँ, तो जब हम इन लेखों को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली चीज जो एकदम साफ तौर पर उभर कर आती है वो है गौतम बुद्ध की ऐतिहासिक प्रामाणिकता। इन दावों के मुताबिक बुद्ध कोई हवा में बुनी गई कहानी के पात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक ऐतिहासिक महामानव हैं। मतलब दुनिया भर के इतिहासकार और पुरातत्व विभाग इस बात की पुष्टि करते हैं कि बुद्ध के होने के 2000 साल पुराने ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख। हाँ, आज भी मौजूद है वो सब। और यहीं से कोढ़ी समाज के साथ उनका जो सीधा जुड़ाव इन लेखों में बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो ये जुड़ाव असल में है क्या? देखिए, दस्तावेज ये दावा करते हैं कि कोढ़ी समाज और गौतम बुद्ध के बीच सीधा रक्त संबंध है। ऐतिहासिक संदर्भ बताते हैं कि गौतम बुद्ध की माता महामाया कोढ़ी राजा अंजन की पुत्री थीं। अरे वाह! और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बुद्ध के जन्म के बाद उनका पालन पोषण करने वाली उनकी मौसी और माता प्रजापति गौतमी, वे भी कोढ़ी वंश से ही थीं। ये तो एक बहुत ही मजबूत दावा है। अगर कोई इससे समझे तो ये एहसास किसी भी समुदाय के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। क्या इस रिश्ते का कोई ऐसा सबूत है जिसे महज किताबों से बाहर देखा जा सके? मतलब क्या कोई ऐसी चीज है जो आज भी उस दौर की गवाही देती हो? बिल्कुल है, और इन लेखों के लेखकों ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने रामग्राम स्तूप का विशेष रूप से जिक्र किया है। रामग्राम स्तूप? हाँ, ये कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक इमारत है। दस्तावेजों के अनुसार भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर कोली लोगों ने ही इस रामग्राम स्तूप का निर्माण करवाया था। सच में? ये आज भी मौजूद है क्या? बिल्कुल, ये आज भी मौजूद है। इसे आप एक तरह की ऐतिहासिक रसीद या हिस्टोरिकल रिसिप्ट कह सकते हैं। ये 2000 साल पहले बुद्ध और कोली वंश के गहरे संबंधों को प्रमाणित करती है। ठोस ईंट पत्थरों से बनी ये संरचना केवल मौखिक कहानियों से कहीं ज्यादा वजन रखती है। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इन लेखों में सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के युग की सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। हाँ, वो पहलू बहुत जरूरी है। दावों के मुताबिक उस वक्त कोई वर्ण व्यवस्था या जन पर आधारित जाति व्यवस्था थी ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोढ़ी समाज के जो प्राचीन पूर्वज थे वे एक ऐसे समता मूलक समाज का हिस्सा थे जहां हर इंसान बराबर था। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था तब।
और ये जो समानता का विचार है ना, ये केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों में ये भी दिखाया गया है कि कैसे आधुनिक समाज इस ऐतिहासिक सच्चाई को अब अपना रहा है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, नई दिल्ली में पंजीकृत अखिल भारतीय कोड़ी समाज के एक बड़े बैनर का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा है। वो काफी ध्यान खींचने वाला है। उस बैनर में विश्व वंदनीय गौतम बुद्ध को मुख्य आदर्श माना गया है और उनके साथ संत कबीर, वीरांगना झलकारी बाई और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी जगह दी गई है। बिल्कुल। अब अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने ही तो भारत के संविधान के जरिए ओबीसी, SC, ST समुदायों और महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाए। तो क्या ये बैनर इस बात का इशारा नहीं है कि ये समुदाय जानबूझकर उन प्रतीकों को चुन रहा है जो वैज्ञानिक सोच और समानता की वकालत करते हैं? 100%। ये पूरी तरह से एक सचेत और वैचारिक चुनाव है। मतलब आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, ये बताता है कि आप किस तरह का भविष्य चाहते हैं। और ये सिर्फ एक संगठन के बैनर तक सीमित नहीं है। और क्या-क्या साक्ष्य दिए गए हैं? हमारे पास जो ऐतिहासिक पुस्तकों के आवरण पृष्ठ यानी कवर हैं, वे भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। हाँ, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। उन किताबों के नाम बहुत स्पष्ट हैं, जैसे कोलीय गण, कोली समाज का ऐतिहासिक परिचय और बुद्ध वंशज कोली जाति का इतिहास। सही कहा। और इन सभी के मुख पृष्ठों पर गौतम बुद्ध की ही तस्वीरें छपी हैं। इन किताबों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समुदाय का इतिहास और बुद्ध का इतिहास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके साथ ही इन लेखों ने इस पहचान को एक बहुत ही बड़े वैश्विक परिदृश्य में भी रखा है। ये तर्क दिया गया है कि पूरी दुनिया में भारत की एक बड़ी पहचान बुद्ध के देश के रूप में है। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि नीता अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति भी जब वैश्विक मंचों पर जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वे बुद्ध की धरती से आते हैं। तो यहाँ लेखकों का जो सीधा सवाल है वो बहुत तार्किक लगता है मुझे। उनका कहना है कि जब पूरी दुनिया और देश के सबसे ताकतवर लोग बुद्ध से जुड़ने में इतना गर्व महसूस करते हैं, तो वो समाज जिसका उनके साथ खून का रिश्ता है, पीढ़ियों का संबंध है, वो इस ऐतिहासिक और वैश्विक विरासत पर गर्व करने से पीछे क्यों हटे? यही तो मुख्य बिंदु है इस पूरी बहस का। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतिहास इतना साफ है, पारदर्शी है, पुरातात्विक सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर ये मानधाता को आदर्श मानने वाली बहस अचानक से चर्चा में आई कहाँ से? लोग इस पौराणिक कथा की तरफ क्यों मुड़ गए? तो ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है और ये हमें इस बात की गहरी समझ देता है कि कहानियां और मिथक काम कैसे करते हैं। देखिए, इन दस्तावेजों में मानधाता की उत्पत्ति का बहुत ही आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अच्छा, तो मानधाता का जिक्र कहाँ मिलता है? मानधाता का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में खास तौर पर भागवत पुराण में मिलता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा पेंच है ना, वो ये है कि ये कहानी मूल रूप से हिंदू कथा थी ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये कहानी आई कहाँ से? दावों के मुताबिक ये मूल रूप से बौद्ध साहित्य की मानधाता जातक कथा है। जातक कथाएं असल में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की उपदेशात्मक कहानियां हैं, जिन्हें लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए रचा गया था। अच्छा, यानी ये मॉरल स्टोरीज थी? हाँ, अब इसे ऐसे समझिए कि कहानियां मुसाफिर होती हैं। बौद्ध साहित्य ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना है। सदियों बाद जब पुराणों का संकलन हो रहा था या उन्हें लिखा जा रहा था, तब अक्सर ऐसा होता था कि समाज में जो कहानियां पहले से बहुत लोकप्रिय होती थीं, उन्हें नए धर्म ग्रंथों में अनुकूलित करके शामिल कर लिया जाता था। तो इसे हम धार्मिक समन्वय या रिलीजियस सिंक्रेटिज्म कह सकते हैं। बिल्कुल वही हुआ यहाँ भी। तो मतलब एक पुरानी नैतिक कहानी को उठाया गया और उसे सदियों बाद एक अलग धर्म ग्रंथ में एक वास्तविक इतिहास की तरह पेश कर दिया गया। हाँ, स्रोतों का यही तर्क है। ये तो कहानियों के प्रवास का एक अद्भुत उदाहरण है, लेकिन इन लेखों में सिर्फ कहानी के स्रोत पर ही सवाल नहीं उठाया गया है। उन्होंने इस कथा के भीतर जो अतार्किक और विज्ञान के खिलाफ बातें हैं, उन पर बहुत जोरदार सवाल खड़े किए हैं। और वे सवाल पूरी तरह से लाजमी भी है। मतलब भागवत पुराण में इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति का जो वर्णन है, जिससे मानदाता जुड़े हैं, वो जीव विज्ञान और प्रकृति के हर नियम को चुनौती देता है। वो कैसे? लेखकों ने इस बात को उभारा है कि पुराण के अनुसार मनु महाराज को जोर की छींक आई और उस छींक से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु रखा गया। छींक से इंसान का जन्म, और कहानी यही नहीं रुकती ना, आगे चलकर उसी वंश में मानधाता का जन्म होता है और स्रोत कहते हैं कि उनका जन्म उनके पिता के पेट से हुआ। हाँ, यही लिखा है। अब देखिए, एक साधारण इंसान भी
जब इसे सुनेगा तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। बिल्कुल, विज्ञान, मेडिकल साइंस, प्रकृति सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ हर चीज वैज्ञानिक कसौटी पर परखी जाती है, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों को अपनी उत्पत्ति का आधार कैसे मान सकते हैं? यही तो बात है। मतलब शिक्षा का क्या फायदा अगर वो बुनियादी सवाल पूछना ही ना सिखाए? यही वो जगह है जहां अंधश्रद्धा और तार्किक सोच का सीधा टकराव होता है। लोग अक्सर ऐसी कहानियों से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वे उन्हें एक जादुई या दैवीय शुरुआत का एहसास कराती हैं। हाँ, एक तरह की फैंटेसी अपील होती है इनमें। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध है वो तो जन्म की इन विचित्र कहानियों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा तथ्य जो इस पूरी बहस की बुनियाद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। अच्छा, वो क्या है? इन दस्तावेजों में यह साफ तौर पर रेखांकित किया गया है कि चाहे आप भागवत पुराण पढ़ें या कोई भी अन्य हिंदू शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में मांधाता को कोली वंश का बताया ही नहीं गया है। क्या सच में? हाँ, उन्हें हर जगह इक्ष्वाकु वंश का राजा माना गया है। जरा रुकिए, अगर शास्त्र साफ साफ कह रहे हैं कि वे इक्ष्वाकु वंश के हैं, तो फिर कोली समाज के एक हिस्से ने उन्हें अपना कैसे मान लिया? मतलब लोग बिना किसी आधार के कोई भी वंशावली अपने नाम थोड़ी कर लेते हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए दावों में आज की सबसे अत्याधुनिक तकनीक यानी डेटा स्क्रैपिंग और एआई का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, एआई का भी जिक्र है? हाँ, उनका कहना है कि अगर आज हम एआई का इस्तेमाल करके सारे डिजिटल हिंदू धर्म ग्रंथों का डेटाबेस खंगाल लें और ये सवाल पूछें कि क्या शास्त्रों में मांधाता और कोली वंश का कोई संबंध है, तो वो सारा डेटा छानने के बाद भी यही जवाब देगा कि ऐसा कोई संदर्भ मौजूद नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर रहे हो, आपको उसका नया वॉलपेपर या इंटरफेस बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, वो दैवीय राजा की कहानी वाला इंटरफेस। बिल्कुल, लेकिन आपने डाउनलोड करने से पहले नियम और शर्तें पढ़ी ही नहीं, जो ये साफ बता रही कि ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस के लिए बना ही नहीं है। बहुत सही तुलना की आपने। बिना किसी ऐतिहासिक या शाब्दिक आधार के महज कुछ मौखिक धारणाओं के बल पर एक पूरी पहचान खड़ी कर लेना सच में चौंकाने वाला है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब कोई समाज अपनी सामूहिक स्मृति का आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करता, तो कैसे निराधार कहानियां पीढ़ियों दर पीढ़ियों सफर करते हुए इतिहास का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। मान लीजिए कि किसी ने मांधाता को अपना आदर्श मान भी लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बुद्ध को माने या मांधाता को, ये तो उनकी निजी आस्था का विषय हो सकता है ना। देखिए, यही वो मोड़ है जहां ये पूरी चर्चा केवल इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की सामाजिक सच्चाई से टकराती है। आप किसे अपना पूर्वज चुनते हैं, ये सिर्फ अतीत का फैसला नहीं है, तो और क्या है? ये तय करता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था में आप खुद को कहां रखते हैं। और यहीं पर इस बहस का सबसे संवेदनशील और गंभीर पहलू सामने आता है, वर्ण व्यवस्था का मुद्दा। हाँ, इन दस्तावेजों में वर्ण व्यवस्था पर बहुत ही बेबाक और चुभने वाली बात कही गई है। मैंने पढ़ा था कि लेखकों का तर्क है कि अगर कोली समाज के लोग मांधाता और भागवत पुराण या गीता जैसी धर्मशास्त्रीय मान्यताओं को अपनाते हैं, तो उन्हें उस पूरी व्यवस्था को भी स्वीकार करना होगा जो वे शास्त्र तय करते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि वे शास्त्र उन्हें शूद्र वर्ण में रखते हैं। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उन शास्त्रों में शूद्र वर्ण के लिए क्या नियम बनाए गए थे। हाँ, दस्तावेजों में ये बहुत स्पष्टता से उभारा गया है। शास्त्रों के अनुसार शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य समाज के ऊपर के 3 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की निस्वार्थ सेवा करना और महज शारीरिक श्रम वाले काम करना है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये उस अपडेट की वो छिपी हुई शर्त है जो आपके सारे अधिकार छीन लेती है। एकदम सटीक बात कही। इन लेखों में बताया गया है कि इस शास्त्र आधारित व्यवस्था में शूद्रों को विद्या या शिक्षा प्राप्त करने, शस्त्र धारण करने या व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हालांकि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ग्रंथों में ये छूट जरूर दी गई है कि आध्यात्मिक स्तर पर शूद्र भी ईश्वर की शरण में जाकर मोक्ष पा सकते हैं। हाँ, वो गीता का संदर्भ दिया गया है ना। हाँ, लेकिन जमीन पर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर वे पूरी तरह से अधिकारों से वंचित हैं। और इसी सामाजिक असमानता के तंत्र को बेनकाब करने के लिए लेखकों ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही शक्तिशाली संदर्भ दिया है। वो कौन सा संदर्भ है? दस्तावेजों में डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक हिंदू धर्म का तत्वज्ञान की उस टिप्पणी का जिक्र है,
जहां वे लिखते हैं कि ये धर्म और इसकी वर्ण व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग के समान है, जबकि शूद्रों के लिए ये एक नरक की तरह है, जहां उनके स्वतंत्र विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। इन लेखों के लेखक यहाँ समाज से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि क्या जो लोग मानधता की कहानी को अपना रहे हैं, वे अनजाने में उस पूरी सामाजिक अधीनता को भी गले लगा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वे वास्तव में ये चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा, ज्ञान और आधुनिक अधिकारों से दूर रहें और उच्च वर्णों के सेवक बनकर जिएं? ये सवाल इस पूरी बहस का असल निचोड़ है। मतलब ये महज दो ऐतिहासिक या पौराणिक चेहरों के बीच का चुनाव नहीं है। ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। कैसे? एक तरफ बुद्ध हैं, जो एक समतामूलक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां वैज्ञानिक सोच, तर्क और सबके लिए समान अधिकार हैं। और दूसरी तरफ वे पौराणिक कथाएं हैं जिनके साथ वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच की पूरी परतदार संरचना एक पैकेज डील की तरह मुफ्त आती है। हाँ, ये तय करना कि एक समाज अपना आदर्श किसे मानता है, असल में ये तय करना है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा आसमान चाहता है। आज के इस दौर में जहां हमारे चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, ये चर्चा हमें बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल, ये केवल एक विशिष्ट समुदाय का आंतरिक मामला नहीं रह जाता। ये आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये हमें सिखाता है कि जो कहानियां या मान्यताएं हमें विरासत में मिली हैं, उन्हें कैसे परखा जाए। हम सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच नहीं मान सकते क्योंकि वो हमें पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। हमें ये पूछना ही होगा कि क्यों और कैसे। क्या वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है? क्या उसके कोई जमीनी सबूत हैं? बिल्कुल सही। सवाल पूछना सबसे जरूरी है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो थोड़ा परेशान करने वाला भी है और बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। वो क्या? देखिए, कहा जाता है कि इतिहास हमेशा उन लोगों के द्वारा लिखा जाता है जो सत्ता में होते हैं, जिनका प्रभुत्व होता है। ऐसे में हमें आज ये सोचना चाहिए कि जिसे हम अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान मानकर बड़े गर्व से सीने से लगाए बैठे हैं, उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में हमारी अपनी असली जड़ें हैं। बहुत गहरी बात है ये। और कितना हिस्सा ऐसा है जो महज दूसरों के द्वारा हम पर थोप दिया गया है ताकि हम कभी अपनी असली ताकत, अपने असली गौरव और अपने असली अधिकारों को पहचान ही न सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हर इंसान के लिए एक बहुत लंबी सोच का रास्ता खोल देता है।